Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Rama Sharma. I am presenting a crash course on CSET examination. Let me upload the flyer file please. So here in this course, we will discuss about the PYQs, the various approaches of CSET examination. So this will be a bilingual course. यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे जिससे कि जो हिंदी बैकग्राउंड के भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो. सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई डिड माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम UPTU in 2013 और उसके बाद आई अप्लाइड फॉर एमटेक. सो माई एमटेक इज़ इन माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी और 2015 में एमटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने PITS इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 साल एज अ असिस्टेंट लेक्चरर जॉब भी की है. सो माई फेवरेट पास टाइम और माई इंटरेस्ट कैन बी यू कैन से दैट टीचिंग, रीडिंग एंड ट्रैवलिंग. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. सो सीसेट एग्जामिनेशन क्या है? तो बेसिकली अगर सीसेट एग्जामिनेशन हम देखें तो सीसेट एग्जामिनेशन को UPSC प्रीलिम्स में 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ये प्रीलिम्स पेपर का पार्ट है. UPSC प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं. पहला एग्ज़ाम होता है GS पेपर 1 और दूसरा GS पेपर 2. ओके, सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, MCQ बेस्ड पेपर होता है. इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और GS पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं. वो भी MCQ पेपर होता है, वो भी 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है. सो ये भी नेगेटिव मार्किंग बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स होती है. ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और इस साल जो आपका प्रीलिम्स का सीसेट एग्ज़ाम होने वाला है वो 4 अक्टूबर 2020 को होने वाला है. ठीक है, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ही आपका पेपर होता है. यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये पेपर आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होता है. आपको सिर्फ 66 मार्क्स लेके आने हैं. तो हमारी जो अप्रोच रहनी चाहिए वो मतलब हर किसी का कंफर्ट एरिया अलग होता है. किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है. लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो हम एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 10 + 10 + 20. ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो पेपर होता है वो उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो कि इंग्लिश का पार्ट है. देन फिर आपकी रीजनिंग होती है और फिर आपकी मैथ्स होती है. ठीक है, तो 2015 से जो मैंने ट्रेस किया है उसके बाद मैंने देखा कि जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड. और लेटस से कि 30 क्वेश्चन उसमें आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं और 25 क्वेश्चन अराउंड आपके मैथ्स में आते हैं. ये डेटा थोड़ा ऊपर नीचे वेरी भी करता रहता है. बट अगर हम इस तरीके से इसको लेके चलें तो हमारी अप्रोच रहनी चाहिए कि 80 क्वेश्चंस में से हम 40 क्वेश्चन सही करें जिससे हमारा जो 100 मार्क्स हम गेन कर पाएँ. अगर हमारी कोई क्वेश्चन हमारा गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो हम इतनी नेगेटिव मार्किंग में नहीं पहुंच सकते हम कि हमारे 100 से 66 भी हम स्कोर ना कर पाएँ. ओके, तो हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि 10 + 10 + 20. क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी होता है तो 10 हम इंग्लिश पोर्शन को देते हैं, 10 हम क्वेश्चंस हम मैथ पोर्शन के अगर हम करें और 20 क्वेश्चंस अगर हम रीजनिंग पोर्शन के करें तो वी कैन इजीली क्रैक दिस सीसेट एग्जाम. ओके, सो इस क्रैश कोर्स में बेसिकली हम रीजनिंग और मैथ्स पे फोकस करेंगे क्योंकि अभी ये क्रैश कोर्स है और मैंने कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है. रीजनिंग के लिए हम 15 लेक्चर्स लेंगे और एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स के लिए हम 20 लेक्चर्स लेंगे. ठीक है, रीजनिंग में आपकी वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग होंगी और एप्टीट्यूड में आपका मैथ्स का जितना भी 10th लेवल तक का जो मैथ्स होता है हमारा, जिसमें आपका नंबर सिस्टम है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है. ठीक है, उसके बाद आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरीके के जो हमारे टॉपिक्स हैं. और एक टॉपिक जो इसमें अलग से दिया गया है दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. जबकि मैंने देखा है कि कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, बट क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है तो हम DI भी पढ़ेंगे. अगर आपको इंटरेस्ट आता है अच्छे से निकालना, अगर आपको प्रतिशत के साथ में अगर आपको रेशियो दैट इज अनुपात अगर आपको अच्छे से निकालना आता है तो आप DI के क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो. इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. तो इस कोर्स में हम बेसिकली फोकस ज़्यादा करेंगे अपने PYQs पे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसमें अलग से कराऊंगी जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो लेट अस मूव फर्दर.
तो यहाँ पे अगर हम रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग में हमारी दो तरह की रीजनिंग होती है, दैट इज वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद वर्बल रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वर्बल रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं। अरेंजमेंट में जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट और सिटिंग इन अ लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, क्लॉक कैलेंडर, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो काफी इजी होते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको मिलेगा लाइक मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, देन उसके बाद पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर पंचिंग, इस तरीके के टॉपिक्स होंगे। एम्बेडेड फिगर्स के पेपर होंगे, फिगर्स के क्वेश्चन होंगे, देन मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ अगर हम देखें, मैंने इस लेक्चर में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2019 में आए थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो अलग अलग टॉपिक से रीजनिंग के ही क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग टॉपिक से हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके के, किस लेवल की डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो बेसिकली एग्जाम जो होता है वो हर तरह के स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है तो ये इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता है, इसमें इजी क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, इसमें मीडियम क्वेश्चन भी होंगे और इसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे। और हमें किसी एक टफ क्वेश्चन पे अटक के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें इजी और मीडियम क्वेश्चंस देखने हैं और उनको निकाल करके हमें अपना 66 मार्क्स तक हमें अचीव करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कितने भी मार्क्स आते हैं वो आपका पर्सनल इंटेलिजेंसिया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ जरूरत 66 मार्क्स की है। तो लेट अस मूव फर्दर। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन डाला है, ये एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है और ये 2019 में पूछा गया था और इसको मैं कहूंगा कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखो यहाँ पे तो सीरीज के क्वेश्चंस को करने की बहुत सारी अप्रोचेस होती है। तो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि सीरीज किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बेसिकली सीरीज में भी आपकी मैथमेटिकल सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी होती हैं। तो ये बेसिकली एक मैथमेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आया था। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसका सॉल्यूशन डाला है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना कितना डिफरेंस है। यहाँ 132 में से और 129 दैट इज 129, इनमें -3, अगर आप यहाँ से -3 करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों नंबरों में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों नंबरों में 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर 13 का डिफरेंस है। तो हम हमसे पूछा है कि यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस होगा। इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे पहले जब हम 3 नंबर देखते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों में वो 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर का डिफरेंस है। बस हमको यही चीज क्लिक करनी है कि ये डिफरेंसेस किन नंबर्स का है। तो यहाँ ये जो डिफरेंसेस हैं ये कोई ऑड नंबर्स का डिफरेंस नहीं है, ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है। तो बेसिकली प्राइम नंबर क्या होते हैं हमें वो पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, या फिर आप दूसरी भाषा में अगर कहो तो जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है। 7 के बाद हमारा अगला प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 8, वो 2 से डिवाइड होता है, 9 वो 3 से डिवाइड होता है। तो बेसिकली प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा 1 होगा। लेकिन जब हम 9 की ओर देखते हैं तो 9 के तो फैक्टर है, आप 3 से उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 10 को भी आप डिवाइड कर सकते हो। फिर आता है 11, 11 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 11 इटसेल्फ। फिर आपका 13 आएगा, ठीक है। और फिर 13 के बाद अगला प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये ऑड नंबर के डिफरेंसेस नहीं है, ये प्राइम नंबर के डिफरेंसेस हैं। तो 13 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो होता है 17, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखो 13 के बाद 14 आता है जो कि डिविजिबल है 7 से, ठीक है। उसके बाद 15 आता है जो 3 और 5 से भी डिविजिबल है, 16 आता है जो 2 से, 4 से, 8 से डिविजिबल है, देन 17 आता है जो कि 1 से और खुद 17 से ही डिविजिबल है। तो यहाँ पे अगर हम 93 में से 17 को माइनस करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 76, और 76 ही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शंस में 76 आंसर दिया हुआ है। तो बेसिकली इस सीरीज में कुछ भी नहीं था, इस सीरीज में बस एक ही चीज थी कि आप यहाँ पे ऑड नंबर्स को ना देख के, कई बार हम गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और फिर देखो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो कि कहीं ऐसा ना हो कि शुरू के 3 नंबर में 2 का डिफरेंस है तो लास्ट के 3 नंबर में भी 2 का डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे प्राइम नंबर की प्राइम डिफरेंसेस की सीरीज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन होता है हमारा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, तो कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस तरीके के लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की हमें आदत नहीं होती और हम ये क्वेश्चंस टफ समझ के छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि आप नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ अ न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट, मतलब x अपॉन वाई या p अपॉन क्यू, अगर आपको कोई फ्रैक्शन में इस तरीके से नंबर दिया हुआ है तो जो p होगा वो न्यूमरेटर होगा और q होगा वो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। मतलब आप ऊपर भी सेम चीज ऐड करो और नीचे भी सेम चीज ऐड करो, ठीक है। तो जो आपको नंबर मिले विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जो आपका रिजल्टिंग फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। अभी हम ऑप्शंस की तरफ नहीं जाते हैं, अभी हम देखते हैं सिर्फ इन दोनों चीजों से। ऑप्शंस की तरफ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन होता है पी वाई क्यू की फॉर्म में जो ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक कुछ चीजें पता होनी चाहिए जिससे हम आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप ऊपर वाली संख्या में जब आप नीचे वाली संख्या से भाग दे रहे हो तो आपका जो आंसर है वो 1 से छोटा ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आएगा, लाइक आपका आंसर 1.1 आया, 1.2 आया, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका आंसर 1 भी आया तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपका आंसर जो है पी बाई क्यू, अगर पी एंड क्यू कोई भी दो नंबर हैं, तो अगर आप क्यू को पी को क्यू से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 1 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो हमने कोई एक नंबर ले लिया, लाइक मैंने 1/3 यहाँ पे एक नंबर लिया है, ठीक है, दैट इज पी वाई क्यू फॉर्म, ओके। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/3। अगर 3 का डिवाइड 3 से आप 1 में भाग लगाओगे तो ऑलवेज आपको 1 से कम मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसने बोला हुआ है तो हमने इस तरीके से एक नंबर लिया है। अब इन्होंने कहा है कि दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को आप सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो हमें एक ही क्वांटिटी ऊपर नीचे यूज करनी है और वो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब हम आपको इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेटर से मैंने यहाँ पे ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने 1 में भी 1 ऐड कर दिया और 3 में भी 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे को ऊपर मिल गया 2 और नीचे मेरे को मिल गया 4, ठीक है। 2/4 को अगर हम निकालोगे तो आपको क्या आएगा, 1/2 आएगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो 1/2 इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है, जो कि 1 से कम है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपका रिजल्टिंग फ्रैक्शन होगा, रिजल्टिंग फ्रैक्शन मेरा यहाँ पे क्या है 1/2, तो वो रिजल्टिंग फ्रैक्शन आपका क्या होगा, ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज इक्वल्स टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीजों में आप ये देखो कि आपका जो अब रिजल्टिंग फ्रैक्शन आ रहा है दैट इज 1/2, वो आपके एक्चुअल जो हमने यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन लिया था 1/3 उससे कम है, ज्यादा है, इक्वल है, या फिर आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। बेसिकली यहाँ पे इसने लेस देन बोला है, ग्रेटर देन बोला है, इक्वल टू बोला है और नथिंग कैन बी क्लेम्ड, ठीक है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऑलवेज इक्वल्स टू, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब आप ये देखो कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है जो आपका रिजल्टिंग फ्रैक्शन आया है। तो जो हमारा रिजल्टिंग फ्रैक्शन आया है 1/2, 1/3 से ऑलवेज बड़ा होता है, ये चीज ध्यान रखना। 1/3 का मतलब होता है 0.333 एंड 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.33। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा बी, दैट इज द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक आपकी प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, और अगर आप उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में एक सेम पॉजिटिव नंबर ऐड करते हो तो आपका जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बस हमें यही करना था। मैंने यहाँ पे 1/3 लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो। जितना छोटा नंबर लोगे उतना ही सिंप्लीफाई ज्यादा होगा। अगर आप बहुत कोई बड़ा नंबर ले लेते हो, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट कोई नंबर ले लेते हो, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, वहां पे आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्हेन सम पॉजिटिव नंबर इज एडेड इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन वैल्यू इंक्रीजेस, ओके, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 की वैल्यू क्या थी? 0.333, लेकिन जब हमने इसमें एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/2, दैट इज 0.5, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन आया है, ये भी आपका 2019 में है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है क्योंकि हर इंसान की ना मतलब जो आपका जैसे मान लो कि कोई एस्पिरेंट है, कोई स्टूडेंट है, उसकी रीजनिंग के क्वेश्चंस करने की अप्रोच अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और ये अप्रोच आपकी प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। कई बार आप क्या करते हो, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में मैंने जब ये क्वेश्चंस किए थे तो उसके बाद मैं क्या करते थे, पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी हुई है और फिर आपको यहाँ पे कुछ गैप्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 गैप्स आपको दिए हुए हैं और फिर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसे फिट करना है कि ये एक रिपीटेड सीरीज की फॉर्म में आ जाए। ये चीज नोटिस करने वाली है आपको। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा यही ध्यान रखना कि ऑप्शंस आप इस तरीके से फिल करोगे कि रिपीटेड एक सीरीज बने। ठीक है, तो पहले मैं जब क्वेश्चन ये वाले करते थे तो मैं क्या करते थे कि ऑप्शंस को मतलब 1 by 1 मैं इनमें फिट करके देखते थे। ठीक है, फिर जब मैंने काफी सारे क्वेश्चंस किए, लाइक आपको 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन करते हो तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है। तो बेसिकली वो एक पैटर्न क्या है कि आप ये देखो कि आपको यहाँ पे टोटल मतलब कितनी डिजिट्स हैं, क्या कितने अल्फाबेट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल 15 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और जिनमें से 4 गैप्स हैं। तो मैंने क्या किया, 15 है तो मैंने इनको ना ब्रेक कर लिया। ठीक है, 5-5-5 के में ब्रेक कर लिया। ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, आप चाहो तो ये ऑप्शन से भी डाल के देख सकते हो, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को ये रिपीटेड चीज देखनी है, तो अगर 15 की सीरीज है तो रिपीटेड कैसे होगा? या तो 3-3-3-3 के 5 बार रिपीटेशन होंगे या फिर 5-5-5 के 3 बार रिपीटेशन होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले 5-5-5 के रिपीटेशन में ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ऐसा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ब्लैंक है, फिर ए है, फिर सी है। दैट मीन्स कि और फिर यहाँ पे 2 सेम है और फिर यहाँ पे 2 सेम है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2 सेम है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये दोनों सेम हो, फिर एक अल्फाबेट डिफरेंट हो, फिर दोनों सेम हो, फिर 2 सेम हो, फिर एक डिफरेंट हो, फिर 2 सेम हो। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मैंने ऑप्शन देखा ए देखा, तो आप यहीं से देख के पता कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ए डालोगे, ठीक है, तो पहले ये दोनों चीजें सेम नहीं आएंगी, तो आप अभी इस ऑप्शन को छोड़ दो। उसके बाद फिर आप ऑप्शन बी डालो। ठीक है, जब आप बी डालोगे तो जब आपने यहाँ पे सी पुट किया फर्स्ट ब्लैंक में, तो आप देखोगे CCA C। ठीक है, तो इट इज मेकिंग अ सेंस। देन आप पुट करोगे यहाँ पे बी इधर सेकंड ब्लैंक में, तो AA AA। ठीक है, फिर आप यहाँ पे पुट करोगे बी, तो BBC और फिर ये आपका लास्ट वाला बी आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो BBC B। ठीक है, तो यहीं से आपका सेकंड ऑप्शन से में ही हमें मिल गया कि ये एक सीरीज बन रही है लाइक CC। ठीक है, CCA AA और BBC। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप इसको आगे देखना चाहो, लेट अस सी कि मैंने सी ऑप्शन लिया, तो सी ऑप्शन लेने पे आपको क्या होगा, आपका पहली बारी में ही यहाँ पे बी आएगा, तो CBA मतलब वो एक रिपीटेशन यहाँ पे दूसरों के साथ मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक साइक्लिक फॉर्म बन रही है। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखें, जो कि प्रैक्टिस के बाद चीजें आती हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है, तो यहाँ पे फिर सी के बाद ए आता है, तो CA। ठीक है, फिर AB, फिर BC। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत ही डिफरेंट तरीके होते हैं, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इजीली निकाल पाओगे। फिर एक लास्ट क्वेश्चन ये है, ये एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल आपको पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज करनी पड़ सकती है, और ये मुझे लगता है कि ये अपनी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्म में आया था क्वेश्चन।
वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस पे और भी इजी क्वेश्चंस बनते हैं और इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, लाइक ए एक पर्सन है, उसने अपने घर से चलना शुरू किया, एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, और 20 मीटर वो ईस्ट मतलब पूर्व की दिशा में गया, वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंड हिम, जहां उसको 20 मीटर ईस्ट जाने पे अपना उसका दोस्त मिला बी, देन दे टुगेदर वॉक्ड 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, वो 10 मिनट सेम डायरेक्शन में ही आगे जाते हैं, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में ही आगे जाते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट आगे चलने के बाद में साथ में ए टर्न लेफ्ट एंड बी टर्न राइट, ठीक है, ए ने लेफ्ट टर्न ले लिया और बी ने राइट टर्न ले लिया। उसके बाद में आप आगे पढ़ोगे इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है कि ए ने ट्रेवल किया 2 मीटर एंड बी ने ट्रेवल किया 8 मीटर, इधर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद में अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर फॉलोड बाय द 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस। इस लाइन को अगर हम पढ़ें ढंग से, हिंदी में सोचे क्या हो सकता है कि बी ने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया, 4 मीटर वो चला, और उसके बाद अगेन बी टर्न टू लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर और फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस, ठीक है। उसके बाद ए टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 12 मीटर, ए ने जहां पे वो आगे 2 मीटर चला था वहां से फिर उसने राइट टर्न लिया और 12 मीटर भी उसको चल के और फिर उसका ऑफिस आ जाता है। अब इन्होंने ये बोला है कि दोनों के ऑफिस पहुंचने के बाद में आपको दोनों के ऑफिस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमने 9th में जब हम स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा डिस्टेंस होती है वो एक कोई भी दूरी हो सकती है, ठीक है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हम देखते हैं, मैंने इसका आगे सॉल्यूशन डाला हुआ है, देखो यहाँ पे। तो ये कोई एक बंदा है, मैंने ए को कंसीडर किया है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ये हमने ओरिजिन पोजीशन ले ली है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया है कि मान लो ए यहाँ पे था अपनी ओरिजिन पोर्शन पे, तो उन्होंने कहा है कि 20 मीटर वो ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है। ईस्ट की डायरेक्शन आपको यहाँ पे इधर मिल जाएगी, लाइक अगर आप अपने राइट हैंड की साइड देखोगे तो 20 मीटर ई की डायरेक्शन चलने 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलने के बाद में उसे बी मिलता है, यहाँ पर इस पॉइंट पे उसे बी मिल गया। देन दोनों साथ में चलते हैं 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद आप इन क्वेश्चंस में बेसिकली खुद को एज्यूम करो एक ही जगह पे, तो आपको इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ए जो है वो लेफ्ट में मुड़ जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट में जब ए मुड़ेगा तो आप अगर देखो, आप खुद को एक ही जगह रख के देखो, तो आप अपने लेफ्ट हैंड की साइड मुड़ोगे तो आप ऊपर चले जाओगे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो और बी जो है वो आपका राइट में मुड़ता है, तो बी आपका साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ए आपका 2 मीटर चलता है, बी आपका 8 मीटर चलता है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ था कि बी अपने 8 मीटर चलने के बाद में बी अपने लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में मुड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी टर्न राइट एंड बी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर, ठीक है। तो बी जो है लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में मुड़ता है। जब कोई साउथ की, अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हमारा जो राइट हैंड होता है वो क्वेश्चन में जो पर्सन दिया हुआ है उसका राइट हैंड होता है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो क्वेश्चन में जो पर्सन दिया हुआ है उसका लेफ्ट हैंड होता है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में पर्सन दिया होगा अगर वो साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है तो केस अपोजिट हो जाता है, आपका राइट उसका लेफ्ट होगा और आपका लेफ्ट उसका राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बी जो है वो लेफ्ट की डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, 4 मीटर। तो ये 4 मीटर हमने लेफ्ट चला दिया। उसके बाद उन्होंने फिर से बोला है कि 5 मीटर फिर अपने राइट में जाता है, ठीक है। 5 मीटर राइट में जाने के लिए हमने इसको राइट में चला दिया, ठीक है। अब अगर हम ए को देखें तो ए ने क्या किया, ए टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 12 मीटर, तो ए यहां पहुंचा था, ठीक है, ये 4 मीटर चला था और उसके बाद उसने क्या किया, 12 मीटर चला, ठीक है। यहाँ पे अब आप दोनों ही ऑफिस पहुंच गए हैं अपने अपने, तो उन्होंने कहा है कि आप दोनों ऑफिस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो बेसिकली हमें इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अब आप कैसे करोगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पे ये 2 मीटर है,
यहाँ पे ये 8 मीटर है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम एक पैरेलल लाइन खींच दें इसके, तो आपको मिलेगा कि ये 10 मीटर की एक पूरी लाइन है और 5 मीटर आपका बी यहाँ से यहाँ तक चला था, तो ये हो गई 15 मीटर। 2 + 8 + 5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो आपका परपेंडिकुलर हो गया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, वो हो गया 2 + 8 + 5 दैट इज 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका 12 मीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 12 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो आपको क्या पता चल गया, आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, आपको बेस पता चल गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, सॉरी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेसिकली जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। सो the square of perpendicular and the square of base, when we add these together, so then we get the square of hypotenuse, ठीक है। तो इसका एक ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, हम लोग 9th क्लास से 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, h = √p² + b², ठीक है। तो p क्या है हमारा यहाँ पे 2 + 8 + 5 15, और ये b क्या हो गया, ये टोटल डिस्टेंस थी 12 मीटर और ये वाली डिस्टेंस थी 4 मीटर। अगर आप इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये 4 मीटर डिस्टेंस थी, ठीक है। तो 12 में से आप 4 घटा दोगे तो इतना जो पोर्शन आपका बचेगा वो 8 मीटर बचेगा, ठीक है। तो ये 8 मीटर जब बचेगा तो ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो ये 225 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को आप ऐड करोगे 289 होता है, और इसको जब आप अंडर रूट लोगे तो 17 मीटर होता है। तो बेसिकली जो आपका ऑफिस बी से ऑफिस ए के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना आ गया 17 मीटर्स, और यही आपका आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि देखो कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है। तो आई थिंक कि आज हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। So I request to all of you that encourage me so that I can be a beneficial part on in your UPSC journey, और मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।